फ्रेंड्स आज अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशंस की। क्या एप्लीकेशंस है सेकेंड लॉ के? तो देखिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के देखते हैं और इसलिए मैंने डेलिबरेटली ये दो एक्सप्रेशंस रखी हैं। आपको पता है कि ये जो v माइनस यू बाई टी था इसको हमने पिछली बार क्या कर दिया था, एक्सेलरेशन लिख दिया था। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंस है और यही हम देखने वाले हैं कि किस तरह से इसे हम अप्लाई करते हैं हमारी डेली लाइफ में। तो आइए एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा अगर आप क्रिकेट खेलते हैं या आप क्रिकेट फॉलो करते हैं तो देखिए मैं क्रिकेट खेला हुआ भी हूँ, मैं फॉलो भी करता हूँ, इसलिए मैं थोड़े से एग्जांपल्स ज़्यादा क्रिकेट के पहले देता हूँ, उसके बाद में मैं दूसरे एग्जांपल्स भी देता हूँ। ठीक है, तो क्रिकेट में ये सजेस्ट किया जाता है प्लेयर्स को कोचेस के द्वारा कि वाइल टेकिंग अ कैच दे शुड लोअर देयर हैंड्स। मतलब जब आप बॉल को कैच कर रहे हैं तो आपको जो है आपके हाथ को क्या करना है, ऐसे पीछे की तरफ ले जाना है। ओके, यू हैव टू लोअर योर हैंड वाइल टेकिंग अ कैच, ये सजेस्ट किया जाता है। अच्छा, तो ऐसा क्यों सजेस्ट करते हैं? वाई डू दे सजेस्ट इट दैट वाइल टेकिंग अ कैच दे शुड लोअर देयर हैंड्स? यहाँ पर अगर जो क्रिकेट खेला हुआ है, जो क्रिकेट खेलता है, उसे पता है कि लेदर बॉल जो है बहुत लगती है ना, टेनिस तो उतनी नहीं लगती लेकिन लेदर बॉल इट हर्ट्स अ लॉट। ठीक है, तो लेदर बॉल जो होती है वो क्योंकि भारी भी होती है तो वो लगती है हाथ पे, तो उसको क्या किया जाता है, उसको कैच करने का तरीका ये है कि आप उसको थोड़ा सा पीछे ले जाइए कैच करते समय। ऐसा करने से फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है? तो नुकसान तो नहीं है, फ़ायदा ही है। ठीक है, फ़ायदा क्या है? अब आप देखिए कि आप दो कंडीशन देखिए, एक बार आप कैच ऐसे ले रहे हैं और दूसरी बार आप कैच ऐसे पीछे हाथ करके ले रहे हैं, दोनों ही इसमें अंतर है। क्या अंतर है वो मैं अगर बात करता हूँ आपको समझ में आएगा कि पहले केस में जब मैं नीचे हाथ नहीं ले जा रहा हूँ, मैं केवल ऐसे ही रख रहा हूँ, तो एक छोटे से टाइम में, मतलब ये जो टाइम जिसमें कि मैंने उसको स्टॉप किया वो बहुत कम रहा है ना। सो दिस टाइम इन विच द ऑब्जेक्ट एक्चुअली स्टॉप्स इट डिक्रीजेज, इट इज़ अ वेरी लेसर टाइम, है ना, क्योंकि देखो आपने ये स्टॉप कर दिया है ना। लेकिन दूसरे केस में क्या होता है, ये तो पहला केस हुआ जब आपने उसको ऐसे स्टैटिक लेके किया, लेकिन दूसरे केस में आप जब उसको लोअर करके ले जाते हैं, हैंड को आप लोअर करते हैं, सो इन दैट केस व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग, यू आर इंक्रीजिंग द टाइम। आप क्या कर रहे हैं, आप उस टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द टाइम। ओके, अच्छा इससे क्या फ़ायदा है? तो देखिए इससे फ़ायदा क्या है, इस एक्सप्रेशन को देखिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, टाइम है। ठीक है, अब आप देखो कि ये जो फोर्स है यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। कहने का मतलब है कि अगर ये टाइम ज़्यादा होगा तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है ना कि अगर टाइम ज़्यादा फोर्स कम। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि अगर आपने टाइम इंटरवल को बढ़ा दिया तो जो फोर्स अप्लाई करना होगा बॉल पर वह कम लगेगा, और अगर फोर्स बॉल पर कम लगाना पड़ेगा तो बॉल आपके हाथ पर भी कम फोर्स लगाएगी और इसके कारण आप जो हैं आपको हर्ट कम करेगी बॉल। ठीक है, यू हैव टू अप्लाई लेसर फोर्स एंड बॉल इन रिटर्न विल अप्लाई लेसर फोर्स ऑन यू। ओके, लेकिन पहले केस में जब आप इसको ऐसे पकड़ रहे थे उस केस में क्या होता है कि जो टाइम है वह बहुत कम रहता है। अगर टाइम कम है, इफ दिस टाइम इज लेसर, तो देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कम तो ये ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। अगर फोर्स ज़्यादा हो गया तो याद रखिए इट हर्ट्स, है ना। आप जब उसको रोकने की कोशिश करेंगे कम टाइम में वो रुक जाएगा लेकिन वो हर्ट करेगा। सो द रीज़न बिहाइंड डूइंग दिस और सजेस्टिंग दिस दैट वाइल टेकिंग अ कैच वन शुड लोअर देयर हैंड, द रीज़न, ओनली रीज़न इज दैट one can actually reduce the force exerted by the ball on one's hand. Okay, I hope that this explanation is clear to you. There are many practical applications of second law. Okay, you can also think about these practical applications. कुछ और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की मैं बात करता हूँ। पहले बताइए इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कि इसमें किसी को कोई समस्या तो नहीं है? जल्दी से बताइए। क्लियर एवरीवन? everyone, am I clear? Okay, so let's see some more practical applications now. ठीक है, अब आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आपने अमेज़ॉन से कुछ मंगाया है ना, मंगाया आपने,
आपका जो है पैकेज जो है वो डिलीवर हुआ आपके घर पे। जब वो डिलीवर होता है, जब वो पैकेज डिलीवर होता है, आप खुशी खुशी उसको खोलते हैं और उसके बाद सबसे पहले क्या करते हैं, आजकल तो सैनिटाइज करते हैं सबसे पहले, और फिर वो जो रैपर रहता है उसको फेंक देते हैं। फिर उस पैकेट को ओपन किया जाता है। पैकेट को ओपन करके फिर आप देखते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले आपको क्या मिलता है, बताइए ज़रा जल्दी से, क्या मिलता है? आपको मिलती है बबल रैपिंग। क्या मिलती है? बबल रैपिंग मिलती है ना। यू गेट बबल रैपिंग देयर। तो बबल रैपिंग जो रहती है उसका क्या कारण होता है? बबल रैपिंग जो होती है वो वहाँ पर क्यों होती है? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, है ना, मैंने कई बार देखा है कि जो कुरियर वाले होते हैं वो जो है उस पर पैकेट पे लिखा रहता है हैंडल विथ केयर, और वो उसको ऐसे फेंक देते हैं ठीक है ना, आपने कई बार आपने भी देखा होगा ये। तो एक्चुअली क्या है कि वो केयर ऐसी होती है उनकी, है ना, दिस इज व्हाट द वे दे केयर। ओके, तो एक्चुअली क्या है, वो जो बबल्स होते हैं, ठीक है, वो बबल्स जो हैं वो क्या करते हैं, जब जर्क लगते हैं तो एक्चुअली बबल्स जो हैं उस जर्क का टाइम जो है वो बढ़ा देते हैं। देखिए फिर से, टाइम अगर बढ़ा दिया तो फोर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि, अच्छा ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, इफ यू इंक्रीज द टाइम इंटरवल फोर्स विल रिड्यूस, एंड दैट्स व्हाई दिस बबल रैपिंग इज डन। ओके, अच्छा इसके अलावा ट्रेडिशनल इसमें जो आपके क्रॉकरी आइटम्स होते हैं, जो आपके ग्लास आइटम्स होते हैं, इनमें आपने देखा होगा कि थर्मोकोल में इसको बिल्कुल फिक्स करके जो है क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। या पहले के ज़माने में जब इतना थर्मोकोल वगैरह भी नहीं करते थे यूज़, और करना भी नहीं चाहिए यूज़ थर्मोकोल, तो वो क्या करते थे मालूम है, अगर वो ऐसा नहीं करते थे ना तो उसकी बजाय ऐसा होता था कि वो जो है उसमें स्ट्रॉ पीसेस, पेपर पीसेस वो डाल देते थे। तो उसमें क्या होता था कि जब वो टकराते थे, अगर वो डायरेक्ट टकराएंगे तो टाइम कम रहेगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन अगर आपने क्या किया, आपने स्ट्रॉ पीसेस, पेपर पीसेस लगा दिए, तो वो टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, और टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स उनके बीच में कम लगेगा, और फोर्स कम लगेगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो है सेफली जो है उनको क्या किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। सो दिस इज़ वन मोर example which I hope that is clear to you, in which time interval is increased so that force between them is reduced. Everyone, am I clear? बताइए जल्दी से, सभी को समझ में आ गया? पक्का? कॉन्फिडेंट? लॉक कर दें? चलिए, चलो ठीक है, लॉक कर दिया। अब आगे हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा कि जो आपके लॉन्ग जंप या हाई जंप वाले प्लेयर्स होते हैं, हाई जंप लॉन्ग जंप वाले, या तो उनको क्या किया जाता है, सैंड बेड होता है, सैंड बेड पर जो है उसको जंप करनी पड़ती है, या फिर जो रहता है कुशन बेड होता है उस पर करनी पड़ती है ना। इमेजिन कीजिए कि उनको बोले कि भाई कंक्रीट पे जंप कर जाओ, तो करे ही ना इतना जंप, बोले कंक्रीट पे जंप करना है ना। आपने भी रियलाइज़ किया होगा कि अगर आप जो है सीमेंटेड फ्लोर पे जंप करते हैं एक हाइट से तो लगती है ना, इट हर्ट्स। लेकिन अगर आप मिट्टी में जंप करते हैं, या फिर रेत है, अगर सैंड है और सैंड पे जंप करते हैं, तो आपको उतना हर्ट नहीं होता है। रीज़न आपके सामने है। देखिए, जब आप कंक्रीट फ्लोर पे क्या करते हैं, जंप करते हैं, तो देखिए क्या होता है, आपके पाँव जो हैं, आपके पैर जो हैं, वो एक छोटे से टाइम इंटरवल में क्या आ जाते हैं, रेस्ट में आ जाते हैं। दे गेट इन टू रेस्ट इन अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। और क्योंकि एक छोटे टाइम इंटरवल में वो रेस्ट में आ जाते हैं, इसलिए क्या होता है, इसलिए फोर्स जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि छोटे टाइम इंटरवल में वो रुक जाते हैं तो फोर्स बढ़ जाता है, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट हर्ट्स। लेकिन अगर आप सैंड बेड पर जंप करते हैं तो सैंड बेड पर आप देखेंगे आपके पाँव जो है इंस्टेंटली रुक जाते हैं क्या, नहीं रुकते हैं। फिर क्या होता है, एथलीट्स के केस में या फिर आपके केस में भी, जब आप सैंड बेड पर कूदते हैं या सैंड पर कूदते हैं, सो व्हेन यू जंप ऑन सैंड देन योर feet don't get into rest instantly, but they take some time, okay, because they will go inside a bit, okay, so जो time रहता है वो बढ़ जाता है, and if this time is increased, then force will decrease, because of the second law we know that force is inversely proportional to time. Okay, there are many examples which we can actually go on and on in case of second law. Okay, I will suggest you, I will try to explain more
but I will suggest you that you should also try to actually search about such examples which we actually observe in our daily life, and that will make this second law more interesting. I hope this discussion is clear to you. Thank you very much. Happy learning. All the best.